सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड मॉडल। और गाइस, आज के इस वीडियो में ना बहुत कुछ होने वाला है जिसे देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओगे। और गाइस, अब से मैंने डिसाइड किया है कि हम जो है नॉवल को और ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से द रेनेगेड मॉडल की जो स्टोरी है ना, इसका जो हर एक आने वाला चैप्टर है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर एक चैप्टर को ना हम थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नॉवल के हम काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और इसका हर एक चैप्टर ना एक बिल्कुल अपने आप में जैसा एपिसोड हो। और जब तुम आज की ये वीडियो देखोगे तो ये बात समझ जाओगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि अपना वांगलन इनर रियलम के जो लॉर्ड हैं उनके मैसेज को पाता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है इससे तुम जी रियलम की काफी सारी पावर को अचीव कर सकते हो। और मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने एक चाबी से ताला खोल लिया ना तो तुम्हारे लिए ढेर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। इसी के साथ वो पूरे के पूरे जो यहाँ पे स्टार सिस्टम है, फिर चाहे वो क्लाउड सी स्टार सिस्टम हो, ऑल हेवन या फिर अपना अलाइन स्टार सिस्टम, चारों की चारे स्टार सिस्टम को आपस में यूनाइट होने का ऑर्डर देता है। साथ ही वो सारे सेलेस्टियल रियलम्स तक भी खबर पहुंचा देता है, क्योंकि उन्हें आउटर रियलम से इनर रियलम को बचाना था। और अब वो इनर और आउटर रियलम के बीच लगा ये जो ट्रांसपेरेंट बैरियर फॉर्मेशन है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने उस जेट को इसके साथ फ्यूज करा देते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन की बॉडी के अंदर वो जो डायग्राम था जो कि काफी ज्यादा अपनी तादाद में बढ़ चुका था, वो हर तरीके से वांगलिन की बॉडी को ऐसे भेदने में लगा था कि तभी उस क्लाउडी एरिया से यानी कि पवेलियन के अंदर से वांगलिन को 7 और लाइट्स चमकती हुई नजर आती है, जो कि काफी मिस्टीरियस से स्टार जैसे लग रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि ये सातों आते साथ यहाँ पे स्लॉटर ऑरा में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो स्टैचू था वो वापस से एक ऑर्डर देता है। और इस बार वो यहाँ पर वो जो डायग्राम था उसके अंदर जो 5 प्योर एलिमेंट्स थे उनकी जो ऑरा है उसे ऐड करने लगता है। यहाँ पे ये जो ऑरा था ये एक पाम का शेप ले लेती है और अब वांगलिन को वो पूरी तरीके से सप्रेस करने लगती है। और हम देखते हैं कि 5 बहुत बड़े बड़े पाम्स जो कि यहाँ पे वांगलिन को हर एक डायरेक्शन से सप्रेस करने में लगे हुए थे। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन को इंटेंस पेन होता है और ये पेन बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ पे 9 पैलेसेस, फिर जो वो डायग्राम थी जिनकी तादाद 8 से शुरू हुई थी, उनकी ताकत ये कम नहीं था कि अब ये जो 7 स्टार थे जो कि स्लॉटर ऑरा में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब वो भी अपना प्रेशर डालते हैं और तो और सारे अटैक्स 6 डायरेक्शन से आ रहे थे, यानी कि लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे। और अब एंड में ये जो 5 एलिमेंट्स की पावर है ये भी वांगलिन के ऊपर अपना फोर्स डाल रही थी। वांगलिन यहाँ पर इनको उल्टी गिनती में काउंट करता है कि जैसे 9 8 7 6 5, और अब वांगलिन समझ जाता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उल्टे क्रम में आखिरी के जो 4 नंबर्स हैं उनमें भी कुछ ऐसा होगा जो कि काफी ज्यादा ताकतवर और रहस्यमय भी है। लेकिन वांगलिन इतना अंदाजा लगा लेता है कि ये जो भी चीज है जो कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में आते हैं, इन्हीं के फ्यूजन से शायद जी रियलम का सोर्स क्रिएट होता होगा। तभी वांगलिन को जो यिन और यांग एनर्जी है उसका ख्याल आता है और वो कहने लगता है कि ये भी तो एब्सोल्यूट प्योर एनर्जी है, हो सकता है कि शायद दूसरे पायदान पे यही दो चीज आती हो। अब यहाँ पे क्राउड के अंदर से एक और कड़कती हुई आवाज आती है जो कि इस बार 4 डिवाइन पावर कहता है। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारे 4 डिवाइन सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के जैसे यहाँ पर 4 और डिवाइन बीस्ट जो है वो अपीयर होते हैं और एक एक करके हम ब्लैक टॉर्टोइस को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अजोर ड्रैगन है वो अपीयर होता है, ऐसे ही व्हाइट टाइगर, और फिर एंड में हमारा वर्मिलियन बर्ड आता है। यहाँ पे वर्मिलियन बर्ड को देखते साथ ही वांगलिन के फेस पर एक स्माइल आती है और वो समझ जाता है कि भाई मौका बहुत ही अच्छा है 4th अवेकनिंग के लिए। ऊपर से वांगलिन काफी ज्यादा रिलैक्स भी फील करता है, क्योंकि चाहे ये जितना फोर्स डाले वांगलिन का जो वर्मिलियन बर्ड है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों चार्ज करती हैं, लेकिन वांगलिन का जो वर्मिलियन बर्ड है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि जितना ज्यादा फायर पावर इस पे पड़ता है वर्मिलियन बर्ड जैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हालांकि बाकी के जो बीस्ट उस पर अटैक करते हैं उसका इम्पैक्ट भी वांगलिन के बॉडी पर अच्छा खासा पड़ने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्यानमे की बॉडी बिल्कुल सेफ नजर आ रही थी, क्योंकि ये जितने भी अटैक थे सब कुछ जैसे वांगलिन को पड़ रहा था और क्यानमे की बॉडी को एक खरोंच तक नहीं आती। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 4 डिवाइन बीस्ट भी वांगलिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो यहाँ पर उस क्लाउड के अंदर से एक और आवाज आती है जो कि यहाँ पर 3 टैलेंट्स और जो 2 राइट्स है उनको भी एक्टिवेट कर देता है। 3 टैलेंट्स में हमें 3 अलग अलग चीजें दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। पहला है सन, दूसरा है स्टार और तीसरा है मून। और तभी ये भी मिलकर वांगलिन पे अटैक करते हैं। अभी हम 2 राइट्स को भी चमकता हुआ देखते हैं और जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की गैसली रूप में नजर आ रही थी, और फिर आगे चलकर वांगलिन जैसे अपनी ब्लरी आईज से ठीक से देखता है तो वो समझ जाता
जाता है कि उसने बिल्कुल सही सोचा था। ये थी एक्सट्रीमली यिन और यांग की ऑरा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी एक साथ वांग लिन की बॉडी पर बहुत ही तगड़ा वाला प्रेशर डालते हैं, जिसके चलते उसकी बॉडी ऐसे बन जाती है कि बस उंगली लगाओ और बस ढेर। इसी के साथ एक आवाज वापस से यहाँ गूंज उठती है जो कि बादलों से आती है, जो कि कहने लगती है इन्फिनिटी स्टेज 1 रेट्रिब्यूशन बिगिंस। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सारी 9 से लेके 1 तक की फोर्स थी, ये सभी आपस में से कंबाइन होकर एक मिस्टीरियस से फोर्स को क्रिएट करती है। लेकिन वांग लिन इसके प्रेशर को देखकर ही पहचान जाता है कि और कुछ नहीं बल्कि जी रेलम है। अब क्योंकि वांग लिन ने इस सारे प्रोसेस को यानी कि जी रेलम के बनने के प्रोसेस को देखा था, तो वांग लिन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी, जिसके चलते हम वांग लिन के बॉडी को देखते हैं इसके अंदर जिसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फोर्स उसके अंदर भी धीरे धीरे स्पिन करना शुरू कर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन के अंदर भी सेम प्रोसेस चल रहा था, जैसे कि उसके अंदर भी जी रेलम की पावर बनने लगी हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस दौरान वांग लिन को बहुत ज्यादा पेन होता है, पर जैसे ही उसके अंदर जी रेलम का फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, अचानक से उसका जैसे पूरा लुक जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले उसकी जो बॉडी की जितनी भी इंजरीज थी वो पूरी तरीके से हील हो जाती है, और तभी जैसे ही वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो किलिंग इंटेंट उसका बिल्कुल 7वें लेवल पे था। साथ ही यहाँ पे हम इतने अरसे बाद वांग लिन की आंखों में जी रेलम के फोर्स को देख पाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन की जी रेलम की पावर एक्टिवेट होती है ना, तो सामने वाला फोर्स जो कि जी रेलम का था वो वांग लिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब तो वांग लिन जिसकी यहाँ सटक चुकी थी वो अब यहाँ पर इस फोर्स का यूज करता है, यानी कि सामने जो जी रेलम की पावर बन रही थी इसे पकड़ते साथ ही यहाँ पर इस बैरियर को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए इसकी तरफ थ्रो करता है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जो टाओ शेन यहाँ पे आया था उसने इसे तोड़ने की कोशिश की थी इस फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर इसके अंदर से काफी सारी स्पिरिट्स निकली थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनर रियलम के लॉर्ड थे जिन्होंने अपने उस जेक को इसके साथ फ्यूज किया था, तो वो कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिट्स थी उन्हें न्यूट्रलाइज करने लगता है, और बेसिकली वो इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तोड़ना भी नहीं चाहते थे और ना ही इसे कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। वो जैसे इस पूरे के पूरे ये जो ट्रांसपेरेंट बैरियर वाला फॉर्मेशन था इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, ताकि हमारी तरफ से हम जिसे मर्जी चाहे भेज सके, लेकिन उस तरफ से कोई यहाँ ना पाए। लेकिन अब वांग लिन का ये जो 2 जीरेलियम वाला अटैक था जिसमें उसका अपना भी पावर मिक्स था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा इस पे एक क्रैक टाइप का पड़ जाता है, और ये इतना था कि एक बंदा आसानी से अंदर जा पाए। और तभी जो सबसे आखिरी वाली स्प्रिट थी जो कि एक जायंट से एक्स को थामी हुई थी, वो यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन के ऊपर चार्ज करती है। लेकिन इनर रियलम के लॉर्ड वांग लिन से कहते हैं कि मैं इसे थाम लूंगा, तुम बस आगे बढ़ो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन फाइनली जो आउटर रियलम है उसमें एंटर कर जाता है। लेकिन ये जो एक्स था ये जैसे तैसे वांग लिन का पीछा कर ही लेता है, और फिर उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक भी हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट को लेता है अपने ऊपर, ताकि क्यान को कुछ ना हो। और यहाँ हम देखते हैं कि इस अटैक को सिर्फ अपने ऊपर लेने की वजह से वांग लिन सीरियसली काफी इंजर्ड था। इस दौरान वांग लिन को अपने आसपास 100 से भी ज्यादा आईज नजर आती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस के अंदर मौजूद, और ये असल में 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स थे। वांग लिन जानता है कि आउटर रियलम के लोग उसे मार ही देंगे, पर तभी वांग लिन कहता है कि ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। और यहाँ पे वांग लिन की डेविलिश स्माइल हम देखते हैं, और तभी वो डिवोरिंग द सोल नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते वो हम देखते हैं कि पलक झपकती सभी के सामने अपीयर होता है, और बिल्कुल सेकंड्स में वो यहाँ पर सभी का सफाया कर देता है, और इनकी जितनी भी ओरिजिन एनर्जी थी उनके जरिए से वो खुद की पावर्स को और यहाँ पे जो उसकी इंजर्ड बॉडी थी उसे रिकवर करना शुरू कर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि बाकियों को लेकर यहाँ पे आ जाता है, वो यहाँ पर वांग लिन को देखते साथ ही मन में कहता है कि इसे मारकर तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वैसे भी न जाने क्यों इसके पास से एंशिएंट गॉड की ऑरा फील हो रही है, बिल्कुल उस इंसान की तरह। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि पहले से थोड़ा रिकवर कर चुका था, वो यहाँ पे अपनी जी रियलम के पावर का यूज करते हुए बिल्कुल इसके सामने ऐसे बिल्कुल आंखों के सामने पहुंच जाता है। ये बंदा वांग लिन की बॉडी नहीं देख पाता, लेकिन वो एक चीज देख पाता है कि ब्लैक शैडो जैसी चीज है जो कि जैसे उसे डिवोर करने में लगी हुई है। और हम देखते हैं कि इस बंदे के साथ साथ इसके साथियों को भी वांग लिन सफा चट कर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस ब्लैक शैडो के अंदर वांग लिन की बॉडी तो रिकवर कर जाती है, लेकिन वांग लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अगर उस जायंट एक्स ने जो कि एंशिएंट गॉड का वेपन है, अगर इसने मुझ पे हमला ना किया होता तो आज मेरी ये नौबत ना होती। अब यहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन लोगों को डिवोर करने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ टाओ शेन को वांग लिन का एहसास हो चुका था, और भाई साहब उसकी आंखें किलिंग इंटेंट तो इसका था ही लेवल का, लेकिन इस बार इसकी आंखों में जो गुस्सा था ना, जैसे वांग लिन को ये अपने पावर से नहीं अपने हाथों से मार देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन भी टाओ शेन की जैसी ऑरा को फील करता है, वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के यहाँ से भागने को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि फिलहाल के लिए वो टाओ शेन का मैच नहीं है, और उसे क्यान मेई को भी हर हाल में पहले रिवाइव करना होगा। वांग लिन तो यहाँ से गायब हो चुका, और उसके जाते साथ ही यहाँ पे हम टाओ शेन को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। लिटरली ऐसी बुरी कंडीशन हमने शायद आज तक इसकी ना देखी हो। वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट था, और साथ ही वांग लिन जिस ओर से
से स्पेस में मर्ज होते हुए गायब हुआ तो सोर देखकर कहने लगता है कि तेरी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और मेरी ये हालत हो गई है, पूरा का पूरा आउटर रियलम मेरे पीछे पड़ा है। टाउशन यहाँ पे वांगलिन को चेस करना शुरू कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर जो कि निर्वाणा स्प्लिट वॉइड रियलम का था वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ उसके जो साथी थे वो भी कहने लगते हैं कि हाँ, इसे तो पकड़ के हर हाल में मारना होगा, ये हमारे लिए खतरा है। यहाँ पे टाउशन मन में कहता है कि अगर ये एक बंदा होता निर्वाणा स्प्लिट वॉइड रियलम का तो मैं इसे बहुत इजीली मसल देता, लेकिन यहाँ पर तो इसके बाकी के 2 लोग भी हैं। और तो और उस ट्रांसपेरेंट बैरियर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में मैंने अपनी बहुत ही पावर लॉस्ट कर दी है, लेकिन मुझे वो वांगलिन अब तक नहीं मिला। पर अब जबकि मैंने इसे देख लिया है तो लगता है कि ये वर्थ इट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाउशन बिल्कुल उसी जगह से डिसअपीयर होता है जहाँ से वांगलिन हुआ था और अब वो लगातार वांगलिन के ट्रेसेस का पता लगाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही करते करते वांगलिन और टाउशन दोनों एक दूसरे के सामने अपीयर होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक के जरिए से टेलीपोर्ट हुए थे। दोनों जब एक दूसरे को सामने देखते हैं तो ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं। टाउशन का चेहरा खुशी से झूम उठता है। वो कहने लगता है कि फाइनली तुम मेरे हाथ लग ही गए। वांगलिन जानता था कि इस वक्त बिल्कुल सही वक्त नहीं है और तो और मेरे साथ ज्ञान में भी है, तो मैं इसे मौका नहीं दे सकता कि ये ज्ञान में को हर्ट करे। अब वांगलिन यहाँ दोनों को पकड़ता है और सीधा यहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसके आधे से ज्यादा बॉडी जो कि यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी थी कि तभी यहाँ पर टाउशन का एक उड़ता हुआ फिस्ट अटैक वांगलिन की तरफ आता है। वांगलिन भी यहाँ पर पूरी तरीके से गायब होने से पहले जीरेनम का एक तगड़ा वाला अटैक सीधा इसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजली की स्पीड से भी ज्यादा की स्पीड से ये जो अटैक था ये टाउशन से टकराता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो फिस्ट था ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पे पॉज हो जाता है और जो झंझनाहट टाउशन को फील होती है ना कि वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या सिल्वर रियलम की पावर यानी कि जी रियलम की पावर इसके पास कैसे हो सकता है। पर तभी यहाँ पे वो वांगलिन की डिसअपीयर होती हुई बॉडी को देखता है तो चला के एक अटैक मारता है और फिर उसकी बॉडी में एंटर हुई इस पावर से वो डील करना शुरू कर देता है। यानी कि जो जी रियलम की ताकत थी वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से बहुत बुरा वाला इम्पैक्ट पहुंचा रही थी। इस दौरान वांगलिन जो कि यहाँ से काफी दूर टेलीपोर्ट हो चुका था, जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो वो सबसे पहले सोचने लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। और तो और गायब होने से पहले जो यहाँ पे टाउशन ने अटैक किया था इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट वांगलिन को पड़ चुका था, तो जिसके चलते ये थोड़ा इंजर्ड भी था। पर एक बात वांगलिन समझ चुका है कि अगर वो टाउशन को कभी मार सकता है तो शायद इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पे वांगलिन को अच्छे से आइडिया लग चुका होगा कि शायद यहाँ के जो कल्टीवेटर्स है जो कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे जस्ट कॉज मेरे अंदर से एंशिएंट गॉड की ओर आया है, तो टाउशन तो पूरा का पूरा रॉयल एंशिएंट गॉड है, तो जाहिर है इसे भी मारने की लोगों ने कोशिश की होगी जिसके चलते वो इतना ज्यादा वीक हो गया होगा। अभी यहाँ वांगलिन माउंट ब्लू प्लेनेट को ढूंढ रहे थे जहाँ पर की जो मास्टर ड्रीम दाओ है वो उसे मिलेंगे। यहाँ वांगलिन को एक बात पता चल चुका था जब उसने अपने सारे लोगों की जो ओरिजिन एनर्जी है उसे डिवोल्ट किया था, तो यहाँ इन लोगों से वांगलिन को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इसी के चलते वो जो मास्टर ड्रीम दाओ है जो कि 5 मास्टर में से एक में माने जाते हैं उनको वो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे इतना आइडिया था कि वो जो ब्रेसलेट है जो कि ज्ञानमी ने उसे दिया था उसी के चलते इस बंदे ने उस पर हमला नहीं किया था जब वो 7 कलर्ड रियलम में मौजूद था। अब यहाँ हम देखते हैं कि रास्ते में वांगलिन को काफी सारे प्लैनेट्स मिलते हैं, तो वांगलिन यहाँ पर वही स्कैटर डेविल से सीखा गया वो जो सोल एक्सट्रैक्शन मेथड था उसे वो परफॉर्म करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो उस प्लैनेट के लोगों को भी निपटा देता है, साथ ही प्लैनेट की जितने भी विटैलिटी और एनर्जी होती है वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। इस दौरान वांगलिन मून क्लैन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि उसे ऑल हेवन का जो प्लैनेट रांगेल था जहाँ पर तुम्हें याद होगा कि एक लड़की थी जो कि प्योर वाटर स्प्लिट रूट के साथ पैदा हुई थी, तो उसके जरिए से उसे पता चला था कि मून क्लैन के बंदे हैं ये लोग असल में एंशिएंट गॉड्स के स्लेव्स होते हैं। अब हम वांगलिन को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था और अपने ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का वो लगातार यूज भी कर रहा था। इसी के साथ अब हमें यहाँ पर सील्ड रियलम और इनर रियलम और ये जो सेलेस्टियल रियलम है यानी कि जो 4 सेलेस्टियल रियलम है इनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है कि असल में 3rd स्टेप के जो कल्टीवेटर है वो लोग उसी एसेंस पावर की मदद से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से स्टेबल करने के लिए आपको जॉस फ्लेम की हर हाल में जरूरत होती है और जैसे जैसे आप आगे के रियलम में जाओगे तो आपको जो और ज्यादा जॉस फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के एम्पर थे उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम को बनाया था जिसके चलते इनर रियलम के जितने भी लोग मारे जाएंगे, फिर चाहे वो सेलेस्टियल हो, बीस्ट हो या ह्यूमन हो या फिर कोई कल्टीवेटर ही नॉर्मल क्यों ना हो, तो मरने के बाद इनके अंदर जो भी चीज बची रहती है वो सब कुछ यहाँ पे डिवोर हो जाता था। और जैसा कि तुम्हें याद होगा वही जो प्लान्स थे उनके जरिए से ये काफी सारे कल्टीवेटर्स की जो पावर्स होती हैं जिन्हें कि ये लोग पूरी तरीके से रिफाइन करके इसके अंदर स्टोर करते हैं जिसे कि दाव सोर्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो इनर रियलम था वहाँ पे जो डेड बॉडीज होती थी या फिर जो मरे हुए लोग हैं इन लोगों की ये फार्मिंग करते थे, यानी कि ऑरा फार्मिंग। और एक तरीके से ये सही भी है क्योंकि ना हम किसी को हार्म कर रहे हैं ना किसी को जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, बस जो इंसान मर जाए तो मरने के बाद उसकी जो
भी चीज बचती है वो इन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बस बहुत कम ही लोग थे जिसे की एक्सेस था उस दाव प्लांट के फ्रूट्स को अब्सॉर्ब करने का। इस दौरान जो इनर रियलम था यहाँ पे थर्ड स्टेप की कल्टीवेटर थोड़ी बढ़ने लगी, इतनी नहीं जितनी आउटर रियलम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके तादाद बढ़ने लगी, यानी कि जॉस फ्लेम की डिमांड भी अब बढ़ने लगी। तो तब यहाँ पर हेवन डिफाइंग बीट के फर्स्ट ओनर यानी कि जो हमारे इनर रियलम के जो लॉर्ड हैं, उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने कुछ प्लानिंग करके अपने कुछ साथियों की मदद लेके और फिर अपना सब कुछ लगा के उन्होंने ये जो रेन थंडर लाइट वाइंड ये जो सेलेस्टियल रियलम्स है इनको प्रिपेयर किया, जैसे कि आज हम 4 सेलेस्टियल रियलम के नाम से जानते हैं। और यहाँ इन 4 सेलेस्टियल रियलम के चलते जो जॉस फ्लेम था वो मोस्टली यहाँ जो हमारा इनर रियलम है इसी में ही रह जाता था। और इससे जो थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स थे इनके लिए भी काफी ज्यादा आसानी होने लगी जो कि इनर रियलम में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो आउटर रियलम के जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स थे जो कि शुरू से ही चाहते थे कि भाई हम इनर रियलम को पूरी तरीके से कब्जा कर ले, वो लोग अपना जाल बिछाना शुरू कर देते। और इनमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो था सोवरीन का। अब एक बात तुम याद रखना कि ये जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम है इसका जो एम्परर है उसका जो डिसाइपल तुम कह सकते हो या फिर उसका कोई फॉलोवर जो कि इनर रियलम को लीड करता है, यानी कि हमारे इनर रियलम के जो लॉर्ड है ये दोनों जो है ये नहीं चाहते कि आउटर रियलम और इनर रियलम के बीच में कभी फाइट हो। और इसी को बैलेंस करने के चलते जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के एम्परर है, मैं वापस से कह रही हूँ कि ये एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम का एम्परर और ये जो 4 सेलेस्टियल रियलम है ना, जैसे कि रेन थंडर लाइट और वाइंड, इनके एम्परर अलग हैं। तो यहाँ पर वो जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम का एम्परर है उसने की अपने इस डिसाइपल यानी कि जो इनर रियलम के इस वक्त लॉर्ड हैं उनको ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें इनर रियलम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर कमजोर लोग हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा आउटर रियलम इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। बट फिर कुछ ऐसा होता है कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के एम्परर थे उनको इंजर्ड कर दिया जाता है, वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है और बहुत क्रूशियल मोमेंट पे है। वहीं दूसरी तरफ इनर रियलम को बहुत ही अच्छे से जो हमारे इनर रियलम के लॉर्ड है यानी कि हेवन डिफाइंग बीट के जो ओनर है वो बहुत ही अच्छे से इसे मेंटेन किए हुए थे। लेकिन फिर जो आउटर रियलम के जो बाकी के जो बगावती लोग थे जो कि एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर को नहीं मानते थे, जस्ट लाइक सोरी और उसके कुछ साथी, तो यहाँ पे ये सभी लोग मिलकर जो है ये प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग इनर रियलम के लॉर्ड को और जो बाकी के इसने 4 सेलेस्टियल रियलम बनाए ना इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। और इनका प्लान क्या ही प्लान था, जहाँ पे हम देखते हैं कि सोवरीन ने अपनी बेटी को इनर रियलम में भेजा जहाँ पर रेन सेलेस्टियल रियलम के जो एम्परर किंगलिन है उनसे उनकी शादी हुई। और किंगलिन की वाइफ यानी कि सोवरीन की बेटी कभी उसकी सगी हुई ही नहीं, वो तो हमेशा अपने फादर के दिए गए उस मिशन को ही कैरी करने के बारे में सोचती थी, साथ ही अपने उसी टैटू क्लैन के लोगों के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोवरीन और इन सभी के प्लान के बारे में इनर रियलम का जो लॉर्ड था उसे ऑलरेडी पता चल चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ पे सोवरीन ने अपने एक सबसे भरोसेमंद साथी यानी कि जिसे आज हम ताओइस्ट वाटर के नाम से जानते हैं जो कि इस वक्त गॉड सेक्ट के अंदर मौजूद है, इसे उसने इनर रियलम के लॉर्ड के साथ लगा दिया। उनका एक तरीके से ये नौकर बन चुका था और उसी के साथ मिलकर उसने इनर रियलम के लॉर्ड को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और जख्मी कर दिया। ये ऑलमोस्ट समझो मारा ही गया है, बस हेवन डिफाइंग बीट के अंदर इसकी सोल का कुछ हिस्सा जिंदा है। इस बात का पता हमारे बाई फैन को भी चल चुका था और ये थंडर सेलेस्टियल रियलम के एम्परर हैं जिसे कि हम किंग शुई के मास्टर के रूप से भी जानते हैं। और वांगलिन के भी ये एक तरीके से मास्टर हुए क्योंकि वांगलिन ने सेलेस्टियल एम्परर वाई फैन के काफी सारे स्पेल्स को सीखे थे, जिनमें से कि कॉल द विंड जैसे कि हम और तुम बहुत ही अच्छे से जानते हैं वो उसका सबसे पहला स्पेल था। वाई फैन को यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से मर जाते हैं। तो ये तो रही अब तक की कहानी कि आखिर कैसे क्या किससे रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे वांगलिन जो है हर चीज की मेन चाबी है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि वांगलिन के पास सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन, सेलेस्टियल एम्परर बाईफान और जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर का दिया गया ये ट्रेजर यानी कि हेवन डिफाइंग बीट जो कि फिर इनर रियलम के लॉर्ड के पास आया और फिर जाके वांगलिन के पास आया। तो वांगलिन टोटल 4 लोगों से कनेक्ट कर रहा है और ये जो चीज है ये इनर रियलम के लॉर्ड ने वांगलिन के अंदर बहुत ही अच्छे से फील किया था। लेकिन एक और मिस्टीरियस चीज जिसके चलते इसने वांगलिन को चुना है कि वो उसके जो मास्टर है यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के एम्परर उनके मिशन को कैरी करे। तो इसके लिए जो मेनली चीज थी जिसके चलते उसने इसे चुना वो था वांगलिन के अंदर वो जो 3 प्योर एसेंस थे और 2 बिल्कुल हाफ से भी कम 2 एसेंस थे, यानी कि टोटल मिला के 5 प्योर एसेंस जिसे कि वांगलिन को बस अपने पीक लेवल पे ले जाना है। और जिसके बाद वांगलिन जो है थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाएगा। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पर जितने भी अब तक के इनर रियलम के कल्टीवेटर्स रहे हैं ना थर्ड स्टेप के, उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो आगे चलकर इनर रियलम को लीड भी कर पाएगा। इस दौरान हमें ताओशिन को
को दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने उसे घेर लिया था और अब ताओशेन की सटक जाती है। वो यहाँ पर अपना एंशिएंट गॉड का जायंट फिस्ट अटैक इनकी ओर बढ़ा देता है, जिसके इम्पैक्ट के चलते इन तीनों को भी एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। अब वांग लिन जो कि काफी दूर था, लेकिन एंशिएंट गॉड की ऑरा को वो बहुत क्लियरली फील कर पा रहा था कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ताओशेन यहाँ पे अपने एक स्टार को कोलैप्स कराने का सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि तीनों के रहते हुए वो यहाँ से कैसे भी करके बच नहीं सकता, क्योंकि एक दो अटैक तो चल जाएंगे लेकिन एट द एंड ये तीनों मुझ पे भारी पड़ जाएंगे, जिसके चलते से ऐसा करना भी पड़ता है। और भाई साहब, स्टार एक्सप्लोजन मतलब समझ ही जाओ तुम कितना लेवल का एक्सप्लोजन होगा। वांग लिन दूर से ये सारी चीजें फील करते हुए समझ जाता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, पर वो ये भी समझ चुका है कि वो किस हद तक पागल हो चुका है कि बस अगर मैं इसके हाथ लग गया ना तो ये मुझे छोड़ने नहीं वाला, मौका ही नहीं देगा और ये मुझे डिवोर कर जाएगा। ताओशेन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन उससे पहले ये लोग जो कि मेरा इतने सालों से पीछा कर रहे हैं, आज मैं तुम में से किसी एक को तो खत्म करके ही जाऊंगा। कि तभी ताओशेन की नजर इन तीनों में से जो सबसे वीकेस्ट थी, जो कि एक लेडी थी, उस पर जाती है और भाई साहब एक सिंगल स्ट्राइक से इसे निपटाते साथ ही ये इसे डिवोर कर जाता है, यानी कि अपने एक स्टार के अंदर इसे पूरी तरीके से मेल्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इसकी पावर जैसे उसके स्टार को और ज्यादा बूस्ट करने लगती है। और यहाँ से ताओशेन इन दोनों की तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को इतनी जल्दी है ना मरने की, तो बस कुछ देर और उसे डिवोर करने के बाद मैं तुम्हारे पास ही वापस आऊंगा। यहाँ से ताओशेन वांग लिन को हंट करने निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उसी ओर देखे जा रहा था। कुछ सोचने लगता है कि तभी इनके सामने एक पावरफुल सी ऑरा इन्हें फील होती है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एक लेडी थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा इनोसेंट थी। वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहती है कि आपने यहाँ पर बहुत मेहनत की और जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तभी वो उसके हाथ में एक व्हाइट कलर का फ्रूट देती है और कहती है कि इसे हम संभाल लेंगे। और ये कहते साथ ही वो सीधा यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे ये लोग देख के हैरान थे कि इस ओल्ड मैन के हाथों में जो फ्रूट है वो असल में स्प्रिट दाव फ्रूट है, और जो कि दिखने में रैंक 6 जैसा लग रहा था। कि तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि इस रॉयल एंशिएंट गॉड जिसे कि हम हंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो सबसे ज्यादा खतरा हमें उस दूसरे एंशिएंट गॉड से है। मैंने इसके अंदर एक अजीब सी पावर फील की थी जब वो यहाँ से डिसअपीयर हो रहा था। वही दूसरी तरफ हम मून प्लेनेट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें मून क्लैन दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी बड़े बड़े जो एंशिएंट गॉड्स के स्टैचूज थे जिनकी हाइट जो है 10,000 फीट से भी ज्यादा थी, वो मौजूद था। इस दौरान वांग लिन जो कि ऑलरेडी इस प्लेनेट के ऊपर पहुंच चुका था, जब वो इन स्टैचूज को देखता है तो उसे काफी ज्यादा एंशिएंट ऑरा इसके अंदर से फील हो रही थी। वांग लिन स्माइल करता है और तभी कहने लगता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। और हम पीछे फिर देखते हैं कि ताओशेन यहाँ अपीयर होता है और फिर हाफते काफते कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम भागोगे नहीं? वांग लिन उसकी तरफ टर्न होता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुमसे भागने की क्या जरूरत है, हालात अब बदल चुके हैं, जरा अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ताओशेन को गुस्सा आता है, एक जबरदस्त एक पंच जो कि अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में रिलीज करता है। ऐसा देखकर वांग लिन भी अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपेंड करता है कि बिल्कुल उन स्टैचूज के बराबर इसकी हाइट हो जाती है और अगले ही पल वांग लिन वापस से जी रेलम से इस पर अटैक करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी की हाइट जो है जैसे स्टैचूज के इक्वल होती है, तो यहाँ उसके जो 6 स्टार्स थे वो यहाँ मौजूद जो एंशिएंट गॉड के स्टैचूज थे इनकी ऑरा को जैसे बहुत ही रैपिडली अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। वांग लिन कंप्लीटली हील होने लगता है। ये चीज देखकर ताओशेन पूरी तरीके से शॉक्ड। तो वांग लिन यहाँ रिकवर करते करते एक और अपने स्वॉर्ड शैडो अटैक सीधा इसकी तरफ कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी रेलम के पावर ने ऑलरेडी इसके फिस्ट को कमजोर बना दिया था और जब वांग लिन का सेकंड अटैक टकराता है तो यहाँ पर एक ह्यूज इम्पैक्ट आसपास रिलीज होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वांग लिन निकालता है अपने उसी रेड स्वॉर्ड को, यानी कि वही ब्लडी स्वॉर्ड को, और वांग लिन इससे भी चला के मारता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेड स्वॉर्ड थी इसकी ताकत इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि इसके चलते जैसे ही वो उसके फिस्ट अटैक से टकराता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ताओशेन है उसका हाथ इसके इम्पैक्ट को फील करते साथ ही काफी तेजी से शेक करने लगता है। यहाँ पे वो अपना हाथ पकड़ लेता है और तभी मन में कहता है कि काश मेरे पास मेरे बाकी के 2 स्टार्स की पावर होती, फिर मैं इसे बताता। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वो अब तक यहाँ पर जितने भी प्लेनेट की एनर्जीज को उसने अब्सॉर्ब करके अपने पास रखा था वो इन सभी को एक साथ रिलीज करता है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हैं। और जब ताओशेन इसे देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा अब डर लगने लगता है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की स्पेल नहीं है। ये जो भी करता है बस अपनी स्ट्रेंथ के दम पे करता है और इस वक्त तो इसका जो स्टार लेवल है वो वांग लिन के इक्वल है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ताओशेन अपनी सारी फोर्स को ऐसे लगाते हुए एक एक करके सारे के सारे पाम प्रिंट अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ फ्यूज होना ही होगा और अपनी ये जिद छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। और वैसे भी अगर अभी प्यार से नहीं माने तो फिर बहुत दर्द दे के मैं तुम्हारी सारी की सारी जो इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज है उसे निचोड़ लूंगा तुमसे। वांग लिन समझ चुका था कि ताओशेन इस वक्त इंजर्ड है, अगर मैं धीरे धीरे करके जो स्टैचूज की ओर आए इन्हें अब्सॉर्ब करते हुए बस कैसे भी करके अपने जो 7वां स्टार है इसकी पावर को भी
अवेकन कर लूं, फिर मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं मैं इसका सामना कर सकता हूँ। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन अभी यहाँ पर एक हाथ से वापस एक पाम अटैक करता है, वहीं दूसरी तरफ वो आसपास की जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी है उसे भी गैदर करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहने लगता है कि टाओशन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम रियल टूसी नहीं हो, बल्कि तुम तो उसका एक इविल वर्जन हो। ये सुनते साथ ही टाओशन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कि मामूली इंसान जिसे नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस क्या मिल गया, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से पकड़ लूंगा और बहुत प्यार से तुम्हें डिवोर करूंगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे ये काम यही करना होगा। ये कहते साथ ही टाओशन यहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो सबसे पहले अपने 6 स्टार्स को अपने बॉडी से बाहर निकालता है और ये आते साथ ही ऐसे स्पिन करते हुए वांग लिन के करीब जाती है और इस दौरान टाओशन अपनी पूरी चीज जान लगाकर एक तगड़ा वाला फिस्ट अटैक वांग लिन की ओर कर देता है और ये उसका दी मोस्ट फिस्ट अटैक में से एक था। वांग लिन भी यहाँ पे अपने सारी सोर्स ओरिजिन एनर्जी का यूज करते हुए एक तगड़ा वाला पंच प्रिपेयर करता है। वांग लिन जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ करके सीधा इसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ पावर होने की वजह से टाओशन का फिस्ट कुछ ज्यादा इम्पैक्ट वाला था। वांग लिन यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, लेकिन इस दौरान वांग लिन यहाँ पे हंसते हुए एक डेविलिश सी ऑरा रिवील करता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, पर तभी वो उसे साफ करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जिसकी बॉडी से तुम पैदा हुए हो वो मर चुका है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि टूसी नहीं है? यहाँ पे ये सुनना ही था कि टाओशन को ऐसा लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया हो। वो बस वहाँ पे हैरानी के साथ वांग लिन को देखे जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6 स्टार रोटेट कर रहे थे अचानक से ये बिल्कुल ऐसे थम से जाते हैं और तब वो वांग लिन समझ आता है कि इसने बिल्कुल सही कदम उठाया और वो उसे और डराने के लिए कहता है कि एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे गलती से भी डिवोर किया तो मैं तो मारा जाऊंगा, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तब टूसी यहाँ पे अवेकन होगा, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाओशन जैसे कि कोई भी आइडिया नहीं था, वो बस यहाँ पर हैरानी के साथ वांग लिन को देखे जा रहा था। मन में इसका एक सवाल भी आता है कि कहीं ये जो कुछ भी बोल रहा है अगर ये सच हुआ तो वैसे भी ये बात सच है कि मैं उसका एक इविल वर्जन हूँ जो कि उसके एक स्पेल के फेलियर की वजह से पैदा हुआ हूँ। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन को यहाँ पर व्हाइट कलर की जो थ्रेड्स है वो बिल्कुल खेलना शुरू कर देती है। सेम चीज टाओशन के साथ भी होता है और यहाँ हम देखते हैं कि मून प्लेनेट के अंदर में एक मेन फॉर्मेशन था जहाँ पर एक ओल्ड मैन मौजूद था जो कि ये देखकर स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, हमारा काम होने लगा है, अब जल्द से जल्द सारे के सारे सीलिंग फॉर्मेशन को एक साथ एक्टिवेट करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे सीलिंग फॉर्मेशन आपस में बाइंड किए जाते हैं, तब जाके एक बड़ा सा सीलिंग फॉर्मेशन जिसे कि गॉड सीलिंग फॉर्मेशन कहा जाता है, यहाँ पे वो सब के सब आपस में कनेक्टेड होते साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ काफी तेजी अमाउंट में जो व्हाइट थ्रेड है जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं और जब मून प्लेनेट की जितनी एनर्जी थी जिसे कि ये थ्रेड्स अब्सॉर्ब करने लगते हैं, इनके चलते ये तेजी से ग्लो भी करता है और यहाँ पे ये दिखने में किसी सिल्क थ्रेड जैसा लग रहा था और यही ग्लो करते हुए जो थ्रेड थे ये वांग लिन और जो टाओशन थे इनके आसपास एक ककून टाइप का फॉर्म लेने लगते हैं। इस दौरान टाओशन जिसके पास कोई स्पेल नहीं बस प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो अपने दम पर इन थ्रेड्स को कुचलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और न ही वो इस वक्त वांग लिन को डिवोर कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि अगर क्या होगा अगर सच में टूसी जाग जाए तो। इस दौरान मून क्लैन के सभी लोग उसी फॉर्मेशन के पास स्पेल को कास्ट करने में लगे हुए थे। सभी अपना पूरा दमखम लगा रहे थे और इनको उम्मीद थी कि आज इनके ऊपर काफी ज्यादा ब्लेसिंग हुई है, क्योंकि दो जब रॉयल एंशिएंट ब्लड लाइन के जो गॉड्स हैं वो खुद चल के यहाँ इनके पास आए हैं, तो अब इन्हें सील करते साथ ही ये लोग अपने इस क्लैन को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं इनके पावर को अब्सॉर्ब करके। अब यहाँ पे ये लोग अपने एक ट्रेजर को भी रिलीज करते हैं जो कि एक व्हाइट कलर का जायंट सा फैन था और यहाँ इसके अंदर से एक चिल टाइप की ऑरा रिलीज होती है, लेकिन जैसे ये यहाँ पर इसे हल्का सा मूव कराते हैं तो काफी सारे जो बहुत बड़े बड़े जायंट स्वॉर्ड्स होते हैं जो कि दिखने में रे ऑफ लाइट जैसे लग रहे थे वो इस फैन से निकलते साथ ही इन दोनों की तरफ चार्ज करते हैं। यहाँ पे जैसे ही टाओशन इन्हें देखता है ना इन स्वॉर्ड्स को, तो वो इनमें फील कर लेता है कि यार इसके अंदर तो वही एक्स की ऑरा भी मिक्स है जिसने की टाओशन को इंजर्ड भी किया था। वांग लिन भी देख के समझ चुका था कि अभी अभी जिस एक्स के अटैक से मैंने जैसे तैसे खुद की बॉडी को हील किया था उसकी ऑरा वाली इतनी सारी स्वॉर्ड। इस दौरान टाओशन एंशिएंट गॉड फॉर्म में था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तेजी से दहाड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम्हें हम इतने सालों तक प्रोटेक्ट करते आए, तुम हमें पूछते थे, आज तुम हमें यहाँ पे मारने पे उतर आए हो। हाँ, यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जिसके पास वो जो स्वॉर्ड थी तो वो उसके चलते अपने आसपास आने वाले इन थ्रेड्स को जैसे तैसे मैनेज कर रहा था, लेकिन तभी वांग लिन को आसमान में कुछ नजर आता है। वो देखता है कि यहाँ पर इसे 9 बहुत बड़े बड़े बोन्स नजर आते हैं। धीरे धीरे करके वो स्कल का शेप ले लेते हैं और वांग लिन इनकी ऑरा को फील करते ही समझ आता है कि ये तो एंशिएंट गॉड्स के स्कल्स हैं। साथ ही यहाँ पर ये लोग अपने अपने ब्लड को भी सैक्रिफाइस
करना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था जो कि फॉर्मेशन को लीड कर रहा था, वो यहाँ पर अपने पास से यानी कि वो अपने फोरहेड के जरिए से एक पर्पल कलर के ब्लड को बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा प्योर होता है। इसे देखते साथ ही सभी लोग सेम चीज फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये जो सारे अटैक्स थे ये बेसिकली एंशिएंट गॉड्स के अगेंस्ट वाले अटैक थे और यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था टाओशन के ऊपर। यहाँ पे टाओशन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का कमाल दिखाना शुरू कर देता है। वो जो विंग्स था वांग लिन को ये मारने को चाहता है लेकिन टाओशन इसे मार के डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उसे अगर वांग लिन को डिफोर करना था तो उसे जिंदा चाहिए था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फैन विंग था ये जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है ये अपने छोटे छोटे जैसे क्लोन बना लेता है और हर एक जो फेदर था वो अब किसी कील यानी कि नेल के समान इनकी बॉडी में पियर्स होना यानी कि चुभना शुरू हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो जो 9 स्कल्स थे ये भी इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे थे लेकिन वांग लिन जब नोटिस करता है तो वो हैरान था कि यार ये जो 9 स्कल्स थे इनका 99% जो सप्रेसिंग पावर है वो सीधा टाओसन की तरफ शिफ्ट था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके आसपास एक ब्लडी वॉर्टेक्स क्रिएट हो चुका था। अब तभी इनके पास एक पर्पल कलर का ब्लडी वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा एंशिएंट गॉड का इल्यूजनरी फिगर भी बाहर आता है जिसकी ऑरा एंशिएंट गॉड जैसी थी लेकिन यहाँ पर ये ग्रीनिश शैडो जैसा दिख रहा था। वांग लिन जैसे इसे देखता है तो वो भी हैरान था। टाओशन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन अब और जोर जोर से हंसता है और फिर वो एक के बाद एक बाकी के ट्रेजर्स को भी मैदान में उतार देता है। वांग लिन यहाँ टाओशन की तरफ देखता है। टाओशन वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुझे तो मुझे मारना ही होगा, तू ही फेकन होगा या मैं 9 स्टार का गॉड बनूंगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता पर मुझे चांस लेना ही होगा। यहाँ पे वांग लिन वापस उस फिगर की तरफ देखता है और तभी वांग लिन को यहाँ पे याद आता है कि वो जो वाटर वर्ल्ड में वांग लिन ने एक ग्रीन स्कल को देखा था। अगर तुमने प्रीवियस पार्ट्स अच्छे से देखे होंगे और जिसके बाद से ही वांग लिन ऊपर वाली लेयर में गया था जहाँ पर वांग लिन की मुलाकात जो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की जो कॉन्क्यूबाइन है उनसे हुई थी। तो बस रास्ते में वो उसी मिस्टीरियस केव के पास पहुंच गया था। आई होप कि तुम सबको याद आ गया होगा। तो यहाँ पर उसे याद करते साथ ही वांग लिन अब टाओशन की तरफ देखता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें जानना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर तुम मुझे डिवोर करते हो तो टूसी जिंदा होगा तो इसके पास मेरा पूरा जवाब है, लेकिन अगर तुम्हें वो जवाब जानना है तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। फायदा तुम्हारा भी है क्योंकि हम दोनों मिलकर इन लोगों को निपटा सकते हैं। तुम भी जानते हो कि तुम कोई भी स्पेल यूज नहीं कर सकते हो लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, मुझे बस तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाओशन जो इसे डिवोर करने के लिए लपक रहा था अचानक से वो वापस से कुछ सोचता है और वो अच्छे से जानता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, इन लोगों को जब ये मार देगा तो वांग लिन तो वैसे ही अकेला बचेगा, फिर तो वांग लिन इसके हत्थे चढ़ जाएगा। लेकिन वांग लिन के जरिए से अगर ये इन्हें रोक पाता है तो वो जरूर ट्राई करेगा और अगर बाद में वांग लिन का कोई जवाब उसे सेटिस्फाई कर पाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि टूसी रिवाइव करेगा तो वो कसम खाता है कि फिर तो मैं पूरी के पूरी जगह को ही बर्बाद कर दूंगा और इसे भी मिटा के रख दूंगा और टूसी का कोई नामो निशान ही नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि ठीक है जो करना है जल्दी करो। अब यहाँ पे वांग लिन अपनी मेमोरीज में से एक स्पेल को कास्ट करता है जो कि एक एंशिएंट गॉड का स्पेल था और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी पावर डालो इस पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वक्त बहुत करीब था क्योंकि ये वॉर्टेक्स इनके काफी क्लोज आ जाता है और जैसे ही यहाँ पे टाओशन अपनी पावर को ऐड करता है भाई साहब यहाँ पे इतना खतरनाक वाला एक स्ट्रोक यहाँ पे प्रिपेयर होता है जिसकी और इतनी टेरिफाइंग थी कि जैसे मानो यहाँ आसपास का जो भी पर्पल वॉर्टेक्स था वो पूरी तरीके से इसे शैटर्ड कर देता है और साथ ही जो यहाँ पर इल्यूशनरी फिगर मौजूद था अचानक से वो भी इसकी रोशनी के आगे टिक नहीं पाता, वो भी गायब हो जाता है। अब ये ओल्ड मैन अपने हैंड साइंस को मूव करता है और हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर का जो इंडेक्स फिंगर है वो तेजी से इनकी ओर बढ़ता है। ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा पैनिक कर चुका था क्योंकि दो एंशिएंट गॉड्स जब आपस में कंबाइन होकर अपने पावर का यूज करें ना तो भाई इनसे ज्यादा तबाही कोई नहीं मचा सकता। लेकिन ये लोग भी जिस फिंगर अटैक को यूज कर रहे थे ये असल में इनके एंशिएंट गॉड का है और वो जो एंशिएंट गॉड था वो एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड था। बस फिर क्या, यहाँ पे ये लोग उस फॉर्मेशन से तो आजाद हो चुके थे लेकिन इसके इम्पैक्ट के चलते वांग लिन और जो टाओशन था दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। फिंगर अटैक का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक लेवल पे था। टाओशन जो कि एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड के स्ट्रेंथ को पोजेस करता था यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती, लिटरली उसकी बॉडी के हर एक पोर्ट से ब्लड निकल रहा था। वही वांग लिन जो कि हाफ 7 स्टार एंशिएंट गॉड था यहाँ पर तो उसका पूछो ही मत। वांग लिन जानता था कि इस वक्त उसकी जान पे सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि टाओशन कब यहाँ पे अपनी बात से मुकर के उस पे हमला कर दे कोई भरोसा नहीं। वांग लिन सीधा क्लैन के बीच में पहुंचता है और पलक झपकते ही वो यहाँ इन लोगों का सफाया करने लगता है ताकि इनकी ऑरा से वो खुद को रिकवर करे। यहाँ पर वो अपनी डिवोरिंग स्पेल का यूज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ टाओशन जिसके पास कमाल की स्ट्रेंथ है और वो अपने आप से ही रिकवर करने लगता है तो वो यहाँ पर जो सामने के लोग थे जो कि इनके ऊपर स्पेल्स के जरिए से अटैक करे थे इन्हें निपटा रहा था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि वो जो ओल्ड मैन था और उसके आसपास जितने कुछ लोग थे इनकी बॉडी इनके बनाए एक मिस्ट्री
मिस्टीरियस से स्पेल के चलते पूरे वांगलिन और जो टाओशिन था इनके इक्वल हो चुकी थी, यानी कि डिट्टो एंशिएंट गॉड की ये हाइट को अचीव कर लेते हैं। ये देखकर टाओशिन को और गुस्सा आता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमारी बराबरी करोगे। हाँ चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रॉयल एंशिएंट गॉड की पावर क्या होती है। भाई साहब, एक फिस्ट अटैक, एक बंदा खत्म, दूसरा अटैक, दूसरा खत्म, ऐसे करते करते वो सबको निपटा देता है। और ये जो सीन था ना जहाँ पे वांगलिन और टाओशिन बिल्कुल एक टीम की तरह जैसे काम कर रहे हो, ये सच में बहुत गूज़बम्प वाला है, जो कि यार एनिमेशन में देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वांगलिन यहाँ पर सोचता है कि अब मेरे पास अच्छा मौका है। इस वक्त टाओशिन बहुत ही अच्छे से इंजर्ड है और मैं इस पे भरोसा कर ही नहीं सकता, ना ये लायक है। मुझे पूरा यकीन है कि इसने इसी वजह से हाँ किया है कि बस एक बार ये बैटल खत्म हो फिर मैं इसे निपटा दूंगा। अब वांगलिन कहता है कि अगर तुम धोखा दे सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं। अब यहाँ पे वांगलिन स्माइल करते हुए मन में कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी जो एंशिएंट गॉड की जो पावर है उसे थोड़ी देर के लिए सेव कर लिया था, जब तुमने मेरे उस स्ट्रोक के ऊपर अपना पावर डाला था। बस अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वांगलिन अपने 6 के 6 स्टार्स को वापस से स्पिन कराता है और 2C की मेमोरी से एंशिएंट गॉड डिवोरिंग स्पेल को वो कॉपी करते हुए सीधा टाओशिन के इस पावर को इसमें ऐड करता है, जिसके चलते इसकी ताकत और बढ़ जाती है और तभी अपने इसी रोटेटिंग स्टार फॉर्मेशन को वो टाओशिन की तरफ पॉइंट आउट कराता है। टाओशिन भी कम खिलाड़ी नहीं है, उसे पता था कि वांगलिन ऐसी कोई हरकत तो जरूर करेगा। अब वो वांगलिन की तरफ देखकर हंसता है और फिर घुमा के एक जोरदार फिस्ट अटैक उसकी तरफ लैंड करता है, लेकिन इस बार का जो फिस्ट अटैक था वो यहाँ पर उसके स्वॉर्ड फॉर्मेशन को वापस भेज देता है, जिसके चलते बैकलैश तो वांगलिन को हिट होता है, लेकिन वो जमीन पे गिरते वक्त ही अपने स्वॉर्ड को भी चला के मारता है और ये था वो रेड स्वॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाओशिन का जो बॉडी का डिफेंस है ये जैसे वीक पड़ चुका था और यहाँ सिंगल स्ट्राइक से ही वांगलिन ने सबसे बड़ा काम आज तक का कर दिया था और हवा में हम टाओशिन की कटी हुई उंगली को देख पाते हैं। टाओशिन यहाँ से पहले कि कुछ कर पाता, कुछ समझ पाता, तब तक एक और फिंगर अटैक हवा में इसकी तरफ आ रहा था और ये किया था उस ओल्ड मैन ने, जहाँ पर इसने लिटरली अपने 80% से ज्यादा क्लैन मेंबर्स को सैक्रिफाइस कर दिया था, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त ये सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है हमारे क्लैन के लिए और इसे निपटाना ही होगा। वांगलिन से तो ये बाद में भी डील कर सकते हैं। और तभी टाओशिन यहाँ पे स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि अब मजा आएगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ये जो फिंगर बढ़ रहा था ना, इसकी ऑरा को टाओशिन डिवोर कर जाता है। पलक झपकते ही उसकी जो बची कुची स्ट्रेंथ थी जो कि अब तक इसने खोई थी वो वापस से रिकवर होने लगती है। वांगलिन समझ आता है कि ये तो खतरे की घंटी है, लेकिन उसे एक चीज पता चल चुकी थी कि किसी एंशिएंट गॉड के अटैक से उसके पावर को और उसकी जो ऑरा है उसे डिवोर किया जा सकता है। अब वांगलिन के दिमाग में एक प्लान आता है और अगले ही पल वो डिसाइड करता है कि मैं भी फिर इस चीज को लूंगा और तभी वांगलिन लाइट की स्पीड से जाता है और यहाँ पर उस फिंगर से आधा पोर्शन वो काट कर पलक झपकती यहाँ पर क्लैन मेंबर्स के पास पहुंच जाता है। वांगलिन के यहाँ पर बैक स्लैश पड़ा था, लेकिन क्योंकि टाओशिन ने ऑलरेडी इसको आधे से ज्यादा सारी पावर को वो ड्रेन कर चुका था, तो जो बची कुची पावर थी उसका जो बैकलैश था उसका बस आधा पोर्शन वांगलिन को पड़ा था और बाकी का ज्यादा यहाँ पे टाओशिन को, जो की बहुत बुरी तरीके से सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि इस फिंगर की 50% ऑरा ऑलरेडी इसकी बॉडी के अंदर ये समा चुका है, जिसे कि इसने रिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा अटैक जाता है वो बहुत बड़ा तहलका मचा देता है। ये देखकर वांगलिन भी शॉक्ड था, पर तब तक वांगलिन यहाँ पे जितने भी सोल्स थे उन्हें गैदर करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे और वांगलिन यहाँ पर अपने मैजिकल आर्सेनल की पावर को इससे बूस्ट करना चाहता था। इस दौरान वो टाओशिन की तरफ देखता है, क्योंकि उसे डर था कि वो इसे पकड़ने जरूर आएगा, लेकिन टाओशिन जैसे यहाँ पर एक मिस्टीरियस स्टेट पे पहुंच जाता है और कुछ सोचता है और अगले पल यहाँ से वो चला जाता है। ये देखकर वांगलिन भी दंग रह जाता है, लेकिन वांगलिन फिलहाल के लिए यहाँ से निकलता है और उसका टारगेट था कि यहाँ से सीधा ब्लू सिल्क लैंड में जाऊंगा, जहाँ पे जाके रही कियान मेई को रिवाइव किया जाएगा। पर जाते हुए वांगलिन मन में कहता है कि आखिर टाओशिन के फोरहेड पर वो क्या चीज थी जो कि एंड मोमेंट पर बहुत तेजी से ग्लो करने लगी थी। और इसी के साथ हम टाओशिन को देखते हैं जहाँ पर उस फीमेल कल्टीवेटर जिसे कि इसने हाल ही में अपने स्टार के अंदर सील किया था, तो यहाँ पर उसके अंदर कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज होती है कि अचानक से ये जो स्टार है ये ट्रेमल करते हुए तेजी से ग्लो करता है और यही वो रीजन था कि जिसके चलते टाओशिन को यहाँ से भागना पड़ा था और अब ये पहले से ज्यादा ट्रेम्बल करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी लेडी को देखते हैं जो कि टाओशिन को शुरू से फॉलो करती हुई आ रही है और अब वो वांगलिन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस दौरान वांगलिन यहाँ पर जितने सोर्स को उसने गैदर किया था उनके मेमोरीज के जरिए से वो फाइनली ब्लू सिल्क लाइन के प्लेनेट के बहुत ही क्लोज पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर ब्लू ड्रीम को देखते हैं जो कि इस वक्त किसी के याद में खोए हुए थे और लगातार उसी जिथर को प्ले किए जा रहे थे और साथ ही अपने वाइफ के बारे में याद करते हैं। अब यहाँ पर इस म्यूजिक को जब दूर से लोग सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि कितनी बुरी बात
जाते हैं। मास्टर ब्लू ड्रीम के चलते हमारा ये जो ब्लू सिल्क क्लैन है ये कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। हमें तो पहले लोग नौकरों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उनका जो दबदबा था, उनका जो टैलेंट था, उनके दम पर इन्होंने कितनी ऊंचाइयों को हासिल किया और उन्हीं के चलते हमारे इस क्लैन को लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगे। हमने वो ऊंचाइयां हासिल की जो आज तक हमसे बड़े बड़े जो क्लैन्स हैं उन्होंने आज तक अचीव नहीं किया होगा। और अफसोस की बात है कि उन्हें किसी से प्यार हो गया, और ऐसा प्यार कि इसके जाने के बाद वो किसी और को अपना ही नहीं पाए, वो उसे भुला ही नहीं पाए, कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए, और उनकी कल्टीवेशन, उनका टैलेंट जैसे वहीं रुक गया। इस दौरान हम मास्टर ब्लू ड्रीम को देखते हैं जहाँ पर कि वो अपनी वाइफ को ही याद किए जा रहे थे और उस म्यूजिक को प्ले कर रहे थे। इस दौरान उनकी वाइफ की जो सिस्टर थी वो यहाँ अपीयर होती है और उन्हें ये देखकर और ज्यादा बुरा लगता है कि वो अभी भी उसकी मरी हुई बहन की यादों में डूबे हुए हैं। वो उसे काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन वो एक ही बात कहता है कि मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि वो जिंदा है और वापस जरूर आएगी। कि तभी वो वापस से उस म्यूजिक को प्ले करने चाहते हैं, लेकिन तभी इनकी आंखें ठहर जाती है और पलक झपकती वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जो कि कियानमे के ऊपर अपने सारे स्पेल्स को लगा चुका था कि बस कैसे भी करके इसकी जो डेथ हो रहा है इसे मैं स्लो कर पाऊँ। अब वांग लिन कियानमे से जुड़ी पुरानी यादों को याद करता है और तभी वो उसे अपनी बाहों में टाइटली होल्ड करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी वांग लिन इस बात से अनजान था कि वो लेडी उसे फॉलो करती हुई आ रही है, लेकिन जैसे ही ये लेडी यहाँ पे ये जो ब्लू सिल्क क्लैन का ये जो प्लेनेट था ना, जैसे ही वो इसके दायरे में ऐसे एक उंगली रखती है, वो भी अपने पैर का, अचानक से एक टेरिफाइंग ऑरा फील होती है। और तभी उसके कानों में एक आवाज जाती है जो कि किलिंग इंटेंट के साथ कहता है कि अगर तुम यहाँ से 3 साल के अंदर वापस नहीं लौटी तो तुम्हारा वो अंजाम होगा कि तुम याद रखोगी। इस लेडी के जैसे मान लो सिर में पसीने आने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत करते हुए कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, इस बार मुझे इसे लाने का ऑर्डर दिया गया है, यानी कि ये चोजन वन है और जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आपको भी पता है कि आप ज्यादा देर तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक टेरिफाइंग सी ऑरा रिलीज होती है जिसके चलते इस लेडी को उल्टे पैर दौड़ना पड़ता है। और जाते हुए वो अपने मन में बस इतना ही कहती है कि अगर ये 5 मास्टर में से एक ना होते ना, तो अगर ये मुझसे 10 गुना भी ज्यादा पावरफुल होते ना, तो भी मैं इस रॉयल ब्लड लाइन वाले एंशिएंट गॉड को यहाँ से ले जाती। वांग लिन यहाँ पे हैरान था और तभी उसे कुछ फील हो पाए कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर ब्लू ड्रीम है वो आधे साथ ही कियानमे की तरफ देखने लगते हैं। इनकी आंखों में आंसू था और बस इतना कहते हैं कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, मुझे इसे सौंप दो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर बड़े प्यार से उसे लेते हैं और पलक झपकते ही वांग लिन की नजरों से ओझल हो जाते हैं। वांग लिन को इतना आइडिया लग चुका था कि ये कियानमे को हार्म नहीं करेगा, लेकिन वांग लिन यहाँ पे उसे ऐसा अकेला तो नहीं छोड़ सकता, तो वो भी इनके पीछे लग जाता है। सो गाइस, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि नॉवेल का एक्स्ट्रा डोज उस पे हम अपलोड करने वाले हैं। क्योंकि द रेनिगेड इमॉर्टल के नॉवेल से रिलेटेड काफी सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी डिटेल्स हैं जो कि एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे अपने सेपरेट चैनल पे अपलोड करें, और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।